सभी साथियों को जोहार। आज हम लोग सीएनटी के अगले चैप्टर में एंट्री करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने सीएनटी के 19 अध्यायों में से 16 अध्याय को पढ़ लिया है और अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके आगे देखते हैं हम लोग कि आगे के अध्याय में, जैसे कि अध्याय 17 में, जिसमें कि धारा 230 से लेकर के 238 तक है और इसमें परिसीमा की बातें की गई हैं। परिसीमा मतलब क्या? लिमिटेशन। और इसमें क्या हुआ है? लिमिटेशन अधिकांश में आपका समय का लिमिटेशन बताया गया है कि कितने समय में कहाँ पे क्या अपील करना है, क्या आवेदन देना है, उसका मुख्य तौर पर यही लिमिटेशन बताया गया है। और जहाँ पे नहीं बताया गया है वहाँ पे बोला गया है कि इंडियन जो परिसीमन अधिनियम था, इंडियन परिसीमा अधिनियम 1908, उसके उपबंध क्रियाशील रहेंगे, मतलब इसमें लागू होंगे। जैसे कि धारा 230 सबसे पहले में यही कहा गया है कि भारतीय परिसीमा अधिनियम 1908 के उपबंध जहां वे इस अधिनियम के असंगत ना हो, असंगत होगा तो इस अधिनियम का जो रूल होगा वो फॉलो होगा, और असंगत नहीं है तो उसके नियम भी मान्य होंगे। लिमिटेशन के संदर्भ में भारतीय परिसीमा अधिनियम 1908, बस इसमें इतना ही कहा गया है। 231 में देखिएगा, और इसे अच्छे से हमें समझने की आवश्यकता है और इस समझने के साथ साथ आप लोगों को प्रैक्टिस की भी आवश्यकता है कि भाई आप अपना जो एग्ज़ाम का जो प्रैक्टिस है उसे आप अच्छे से अभी कर रहे होंगे, लगातार सीट्स बना रहे होंगे और उसमें अपने परफॉर्मेंस का आकलन करते हुए उसमें प्रॉपर जो सुधार की आवश्यकता है उस पर विशेष बल देने का कार्य कर रहे होंगे, ताकि आपका जो सेक्शन कमज़ोर है, जहां पर आप मिस्टेक कर रहे हैं, उसे आप सुधार पाएँ और भी बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। तो अभी ही जो मौका है वो आप अपना जितना भी हो अपना परफॉर्मेंस सुधार लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो परफॉर्मेंस एक बार चला गया वो समझिए फिर उसको आप नेक्स्ट एग्ज़ाम में ही सुधार सकते हैं। तो बढ़िया है कि आप अभी टेस्ट के माध्यम से, टेस्ट सीरीज जो हमारा चल रहा है उसे आप बना रहे होंगे, हमारा जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसे आप बना रहे होंगे और उसके माध्यम से अपने आकलन कर रहे होंगे। तो अभी मौका है, फिर बाद में छूट जाएगा, परीक्षा पार हो जाएगा तो फिर पछताने के अलावा और कुछ भी बचेगा नहीं। तो आप लोग चलिए उसको भी प्रैक्टिस करते रहिए। और चलिए अब हम लोग धारा 231 इसे समझते हैं अच्छे से, ये क्या है। तो इसमें कहा गया कि परिसीमा, वही लिमिटेशन का साधारण नियम इस अधिनियम के अधीन संस्थित सभी वाद या दिए गए आवेदन जिनके लिए इस अधिनियम में कहीं और कोई परिसीमा की कालावधि उपबंधित नहीं है, ठीक है। जैसे कि कहीं पे जहाँ पे कहा गया है कि 12 साल, 3 महीने, 2 महीने, 6 महीने, वो बोला गया है। तो जहाँ पे उपबंधित है उसके अलावा जहाँ पे उपबंध नहीं किया गया, जहाँ कोई चर्चा नहीं है, उस वाद के लिए, उस प्रकार का जो भी वाद उत्पन्न होगा उसके लिए 3 वर्ष के भीतर वाद को दाखिल करना आवश्यक होगा। मतलब जहाँ पे नहीं कोई चर्चा किया गया है वहाँ पर 3 साल का लिमिटेशन होगा, और जहाँ पे किया गया उसके हिसाब से। लेकिन साथ में बोला है कि परंतु देखिएगा कुछ धाराओं में लिमिटेशन का कोई सीमा नहीं, मतलब कोई भी समय सीमा नहीं है, आप कभी भी उस पर आवेदन कर सकते हैं। और वो धाराएं बताई गई हैं 28, 31। ये आपको अगर याद होगा तो अच्छे से आपको याद होना चाहिए कि ये दोनों था लगान वृद्धि से संबंधित, कि लगान में अगर अभी वर्तमान को जो लगान है उस पर वृद्धि चाहता है या अतिरिक्त क्षेत्र धारित करता है तो वहाँ पे लगान का वृद्धि का आवेदन दे सकता है। 33 में भी था जो कमी वाला, जो मिट्टी वगैरह बलुआई हो जाता था या फिर सिंचाई प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पाता था या फिर मूल्य में कमी हो जाता था या फिर कोई धारित भूमि है उसके अलावा कोई अन्य भूमि मतलब कम है, जितना वो भुगतान कर रहा है उससे भूमि कम है, तो इस सब में क्या थी, ये 33 और 34 ये लगान में कमी से संबंधित था। ये सब जो कारण अभी मैंने बताया आप लोगों को कि बालू संचय हो जाना, सिंचाई में व्यवस्था का प्रॉपर व्यवस्था नहीं करवा पाना, ये आप वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, शायद ये तीसरा क्लास में, चौथा क्लास में होना चाहिए ये, तो उन क्लासों में होगा ये। वहाँ पर जाकर के आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं, वहाँ डिटेल में समझाया गया है, तो आप ये देख लीजिएगा। तो ये दोनों लगान वृद्धि से संबंधित, कमी से संबंधित। और आपका 50 में क्या था, कुछ प्रयोजन में जो था कि भूमिहारी भूमि का कैसे आप उसको आप ले सकते हैं, मतलब भूस्वामी के द्वारा कुछ दशाओं में भूमि को लेने का अधिकार था। वो आपका 61 में जो था वस्तु रूप में जो लगान था उसको वस्तु रूप में
या फिर धन के रूप में परिवर्तन करना, या दोनों को अंश बांट देना कि इतना धन में देंगे इतना वस्तु में देंगे, ये वाला अधिनियम था। ये धारा में यही बातें थी। 75 में भूमि का माप उससे संबंधित था। 105 में था आपका स्वेच्छा से जो शर्त वगैरह रूपांतरण था, ये आप लोग परसों देखे होंगे, इसे परसों के क्लास में ये देख चुके होंगे आप। और 121 ये सब था विशेषाधिकार वाला जो चैप्टर है, उसमें 118 आपको याद ही होगा। तो विशेषाधिकार युक्त भूमि को अभिलिखित करने की शक्ति था इसमें कि उसको दर्ज कर सकते हैं। तो वही बोला है कि ये सब आवेदन देने के लिए कोई भी समय सीमा की अवधि नहीं है कि आप कब कर सकते हैं। आपको जब ऐसा महसूस हो आप तब कर सकते हैं, और जहाँ पे जो समय दिया हुआ है उसके हिसाब से किया जाएगा। और अगर कोई वहाँ पे समय का चर्चा नहीं दिया गया है तो सामान्य तौर पर जिस भी समय का वो घटना है उसके 3 वर्ष के भीतर दाखिल कर देना है। 231 आप अच्छे से समझ गए होंगे, ये इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले धारा की ओर। 232 में क्या है कि पट्टों आदि के अनुदान के लिए वादों और आवेदन की परिसीमा। कि पट्टा में जो अनुदान है वो सब के लिए अगर कोई वाद देना है कि पट्टा लिया था उसका बोल रहा है कि भाई इसमें हमको कुछ अनुदान चाहिए, कुछ वचनबद्ध के लिए, अभिधारी के लिए, अभिधारी द्वारा धारित भूमि के लिए देय लगान की दरों की अवधारणा के लिए अगर कोई वाद करना है कि जैसे कि मान के चलिए पट्टा में लीज में ले लिए हैं, उसमें लगान में कुछ अनुदान चाहिए, तो वो सब का अगर वाद है तो वही है कि दौरान किसी समय संस्कृत और दाखिल किए जा सकेंगे। इसमें समय सीमा का इसमें भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। फिर नेक्स्ट है जी बेदखली के लिए कतिपय वादों की परिसीमा। बेदखली से संबंधित जो भी वाद होंगे, जैसे कि बेदखल किया जाना, कोई ऐसा यूज कर लिया या फिर लगान का भुगतान नहीं कर रहा है, तो एक वाद दायर होगा। वाद मतलब समझ सकते हैं आप, मुकदमा, केस, जो भी आप कह लीजिए, मतलब आवेदन देना। केस मतलब आप कोर्ट वाला केस मत समझिएगा, यहाँ पर जो ये सब केस बातें चल रही हैं न्यायालय आमतौर पर यहाँ पर जब सिविल न्यायालय का बात होगा तो सिविल न्यायालय, जैसे जहाँ पर न्यायालय का बात हो रहा है वो समझिए मोटा मोटी उपायुक्त के संदर्भ में कहा जा रहा है। उपायुक्त का न्यायालय भी लगता है ये सब के मामलों में, खासकर ज़मीन के मामले में तो और भी श्योर। ठीक है, तो ये वैसे सीओ का भी होता है, आगे LRDC वाला, सभी को करते हैं अपने अपने हिसाब से जिनको जितना पावर दिया गया है। तो यहाँ पर है बेदखली से संबंधित जो भी वाद होंगे वो, तो यहाँ पे बोला गया है कि इसमें बेदखली से 2 वर्ष के भीतर देखिएगा अधिभोगी रैयत रहेगा तो दुरुपयोग या भंग की तारीख से 2 वर्षों के भीतर उसको दायर किया जाएगा। धारा 22 में अथवा धारा 41 के खंड का ख ग में वर्णित किसी आधार पर, जैसे धारा 22 वाला आपको याद होगा कि धारा 21 के अनुसार अगर कोई मिसयूज कर लिया, जैसे 21 में तो बताया गया था कि भूमि का आप किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, और अगर आप उसके खिलाफ अगर कोई चीज़ का प्रयोग करिएगा, भूमि का उपयोग करिएगा, तो आपको बेदखल किया जा सकता है। ये प्रावधान था 22 में। और 41 में था कि उन आधारों को यहाँ पे व्याख्या किया गया था जिसपे कि किसी भी अनाधिभोगी रैयत को बेदखल किया जा सकता है। तो इन खंड में वर्णित किसी आधार पर भी अधिभोगी या अनाधिभोगी, 22 में दोनों शामिल हो जाएगा, और 41 का खंड था अनाधिभोगी रैयत के लिए। तो किसी को भी बेदखली के लिए जिस समय भी वो दुरुपयोग किया है भूमि का या फिर कोई शर्त था उसे भंग किया है, तोड़ा है, तो उससे 2 वर्ष के भीतर उसे दाखिल करना है कि उसे बेदखल कर दिया जाए। तो बेदखल किसको किया जाएगा? रैयत को। किसके द्वारा होगा? भूस्वामी के द्वारा वो वाद दायर किया जाएगा। तो चलिए इसमें इतना ही, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। धारा 237 में देखिएगा जोत का कब्जा वापस पाने के लिए आवेदन की परिसीमा। जैसे कि मान लीजिए ये भूस्वामी है, कोई प्लॉट है, तो वहाँ पर जो रैयत था उसको बेदखल करके दूसरा को दे दिया। तो अगर है कि रैयत को बोले नहीं इस पर मेरा अधिकार बनता है, वो वापस पाना चाहता है इस पर कब्जा, तो उसके लिए आवेदन देने की परिसीमा कब होगा? तो जब भी होगा तो देखिएगा सामान्य तौर पर अधिकांश में यहाँ पर 3 साल दिया गया है। तो वही लिखा हुआ यहाँ पे, ऐसी जोत या उसके किसी भाग जिससे किसी अधिभोगी रैयत की विधि विरुद्ध बेदखल कर दिया गया, विधि के विरुद्ध अगर उसे बेदखल कर दिया गया है और अपना कब्जा वापस पाना चाहता है तो उसके लिए आवेदन देगा बेदखली की तारीख से 3 वर्ष के भीतर। यहाँ तक क्लियर है? वहाँ पे देखिएगा, वहाँ पे खास बताया गया था, इससे पहला वाला जो आर्टिकल था उसमें खास बताया गया था कि धारा 22 और धारा 41 के संदर्भ में 2 वर्ष और बाद बाकी इधर सामान्य तौर पर 3 वर्ष। नेक्स्ट है 238, ये इस चैप्टर का लास्ट हो गया। ग्राम मुखिया द्वारा कब्जे की वापसी के लिए वादों और या आवेदनों की परिसीमा।
उन लोग के लिए क्या लिमिटेशन होगा। तो किसी भूस्वामी या भूस्वामी के समनुदेशन के आधार पर कार्यालय या कृषि भूमि धारित करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपने कार्यालय या कृषि भूमि का कब्जा वापस पाने के लिए किसी ग्राम मुखिया द्वारा या आवेदन बेकब्जा किए जाने की तारीख से 3 वर्ष के भीतर है। ठीक है, याद रखिएगा, ये आम तौर पर 3 वर्ष, अधिकांश पे 3 वर्ष का समय दिया गया है। धारा 22 और 41 में 2 वर्ष का समय दिया गया है। और जो कुछ अभी जो आर्टिकल हम लोग पढ़े हैं कि भाई लगान बढ़ाने घटाने ये सब का जो भी मामला होगा, ये सब पे भूमि का माप के लिए और विशेषाधिकार युक्त भूमि की पहचान के लिए, तो ये सब के लिए कभी भी आवेदन दे सकता है। इसके लिए कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा ये चैप्टर। अब और अगला चैप्टर हम लोग आते हैं अध्याय 18। 1 मिनट, हाँ आ गया। अध्याय 18 में मुंडारी खुटकट्टीदार, ये लोग अब आ गए हैं। मुंडारी खुटकट्टीदारी भूधृति के बारे में, मतलब ये CNT में एक विशेष तौर का भूधृति मतलब भूमि है जो कि एक विशेष समुदाय के द्वारा धारित किया जाता है और इनके लिए अलग से प्रावधान किया गया है। ये बात आप लोगों को पहले भी क्लास में बताया जा चुका है कि जो CNT आया इसमें मुंडा मतलब खास तौर पर, और बाद बाकी तो खैर सभी का सहयोग रहा, क्योंकि जो आंदोलन लगातार चलता रहा इससे यहाँ के लोगों को पता चला कि नहीं, यहाँ के लोगों में इसके प्रति बहुत ही रोष है और उसको शांत करने के लिए ये CNT लाया गया कि भाई उनका जो डिमांड है, क्योंकि यहाँ तो आम लोगों का भाई जीवन इसी से जुड़ा था ना, जंगल ज़मीन, तो वही है, जंगल भी भाई ब्रिटिश के कंट्रोल में आ रहा था। वो बोलने लगे कि नहीं भाई अब ये मेरा संपत्ति है, ज़मीन को इस तरह ज़मींदार थे वे लूट रहे थे। लेकिन ये देखिएगा तो बड़ा मतलब अटपटा टाइप का लगेगा, कभी सोचिएगा तब कि भाई ज़मीन बनाया कोई आ गया अंग्रेज़ से पट्टा करके, वो यहाँ का ज़मींदार हो गया, राजा हो गया, बाबू साहब हो गया। तो ये सब बड़ा मतलब गलत चल रहा था। तो इसके लिए और ख़ासकर मुंडाओं ने विरोध किया था, इसलिए यहाँ पर मुंडारी खुटकट्टीदारी के लिए एक अलग से प्रावधान किया गया, ये अलग से एक चैप्टर ही डाला गया है। सोचिए, अध्याय 18 है वो सिर्फ मुंडारियों लोगों से ही है कि भाई उनकी भूमि होगी, उस पर बिक्री पे प्रतिबंध है, किस समय में उसका अंतरण किया जा सकता है, उसको अगर कोई अंतरण करवा लिया धोखे से कपट से तो उसको कैसे वापस दिया जाएगा या दिलवाया जाएगा, ये सब सारा प्रावधान इसमें है, सारा प्रोसेस है भूमि माप का, ये सब सारा कुछ है। तो जो मुख्य इसमें धाराएं हैं उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले धारा 239, इसमें बोला गया मुंडारी खुटकट्टीदारी काश्तकारियों पर पूर्ववर्ती धाराओं का लागू होना, मतलब पहले की जो धाराएं हैं उस पर ये इसके मतलब इन धाराओं के अध्याधीन जो भी होगा वही धारा इस पर लागू होंगी। मतलब जो ये विशेष प्रावधान किया गया है वे धारा अगर इनसे दोनों में टकराव नहीं होता है तो लागू होगी, टकराव होता है तो वो वहीं पर स्थिर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 240 में। इसमें क्या चाहिए, मुंडारी खुटकट्टीदारी काश्तकारियों के अंतरण पर प्रतिबंध। अंतरण दैट मीन्स ट्रांसफ़र यहाँ पर प्रतिबंध है। इसे अब आराम से समझिए, ये बड़ा ही इसको अच्छा से पढ़ना पड़ेगा हमें। कि सबसे पहले इसमें देखिएगा पहला जो उपधारा है इसमें कि कोई मुंडारी खुटकट्टीदारी अभिधृति या उसका भाग न्यायालय की डिग्री या आदेश के निष्पादन में विक्रय द्वारा हस्तांतरीय नहीं होगा। मतलब किसी भी न्यायालय में कोई डिग्री दे दे उसके निष्पादन में इस भूमि का विक्रय नहीं किया जाएगा, या तो वो किसी भी मामले में कर दे। परंतु जब किसी ऐसे बंधक के अधीन जिसका रजिस्ट्रीकरण छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1903 के प्रारंभ के पूर्व हुआ था, देय ऋण के समाधान में किसी काश्तकारी या उसके भाग के विक्रय के लिए न्यायालय द्वारा डिग्री या आदेश किया गया हो तो विक्रय उपायुक्त की पूर्व मंजूरी से किया जा सकेगा। मतलब अगर 1903 से पहले का कोई मामला है और उस संदर्भ में कोई डिसीजन है तो उसके लिए अंतरण किया जाएगा, वो भी उपायुक्त की पूर्व मंजूरी से। और इसके अलावा मतलब 1903 के बाद का कोई भी मामला हो तो उसके निष्पादन में ये ट्रांसफ़र, ये विक्रय नहीं होगा मुंडारी भूमि का। ये क्लियर है। दूसरा है क्या
कि यदि उपायुक्त उपधारा 1 के परंतुक के अधीन किसी ऐसी अभिधृति या उसके भाग, अभिधृति मतलब भूमि या उसके भाग के विक्रय की मंजूरी देने से इनकार कर दे तो वह भूमि को कुर्क कर लेगा और इंतजाम करेगा जैसा वह ऋण समापन के लिए यथोचित समझे। जैसे कोई ऋण ले लिया है तो डिग्री दे दिया कि भैया इसका संपत्ति बेच करके, कोई आदमी, कोई मुंडा जनजाति के लोग थे, ठीक है, मुंडा जनजाति का लोग है कोई भी, तो ए मान के चलिए वो है, तो ये क्या किया, इसका ऋण है, तो ऋण में कोर्ट ने निष्पादित किया कि इसकी संपत्ति को बेच करके ऋण वसूला जाए। तो इसमें इसकी ये जो भूमि है, मुंडारी खुट कट्टीदारी, जो ये अभिवृत्ति होगा, ये जो भूमि होगा, इसे नहीं बेचा जा सकता है। हाँ, ये किया जा सकता है, ये बोला है इसमें कि उपायुक्त चाहे तो इसको कुर्क कर सकता है, मतलब इसके फसल को कुर्क कर लेगा, जब्ती कर लेगा और उससे भाई वसूल है कि चलो इसमें भाई जितना फसल होता है 3 साल में इसका ऋण का जो मात्रा है, ऋण का जो जितना राशि है वो ब्याज सहित वसूल हो जाएगा, तो 3 साल के लिए कुर्क कर लेगा। तो ये कर सकता है, बेच नहीं सकता है, सिंपल ये याद रखिएगा। इसके बाद ये बोला गया है इसमें तीसरा में कि मुंडारी खुट कट्टीदार अभिवृत्ति या उसके किसी भाग का कोई भी बंधक ऐसी कालावधि के सिवाय, मतलब वही वाला जो आपको बताए थे, पहले भी बात हो चुका है इस पर, कि भाई 5 साल से अधिक नहीं कर सकता है। यदि देखिए, अगर भुक्त बंधक, ये सब सारा चीज़ पहले समझा चुके हैं, पहले का वीडियो आप लोग देखिए, उसको दोबारा इतना समझाना थोड़ा सा यहाँ पर तार्किक नहीं लग रहा है, इसलिए ये सब आप लोग पहले के वीडियो में समझ लीजिएगा कि भुक्त बंधक के बारे में मैंने समझा लिया है कि अगर भुक्त बंधक रखना चाहे तो 7 वर्ष तक रख सकता है, मतलब 7 वर्ष से कम अवधि के लिए, 7 वर्षों से अधिक ना हो, मतलब मैक्सिमम 7 वर्ष से या उससे 1-2 दिन कम कर लीजिए, उतना आप रख सकते हैं भुक्त बंधक के तौर पर। परंतु इसमें जोड़ दिया गया है कि सादा बंधक के तौर पर जमीन रख सकता है, वही वाला कंडीशन, ठीक है। बिहार उड़ीसा अधिनियम 1935, सोसाइटी अधिनियम, सहकारिता अधिनियम, जो भी कर लीजिए, के अंतर्गत वो रजिस्ट्रीकृत कोई समिति हो या फिर कोई ऐसा बैंक हो या फिर कोई ऐसा कॉरपोरेशन हो जिसमें कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार या दोनों को मिला करके 51% तक उसका शेयर हो, तो वैसे कंपनियों को जो कि कृषि की उन्नति के लिए स्थापित किया जा रहा है, कृषि लोन के लिए स्थापित किया जा रहा है, तो उसको ये सादा बंधक के तौर पर अंतरित कर सकेगा। भूयहरी में भी यही वाला प्रावधान था, ये याद होगा आप लोग को। तो आराम से सारा वीडियो देखिए, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित प्रकारों में से किसी एक अन्य प्रकार के पट्टे के सिवाय मुंडारी खुट कट्टीदारी अभिवृत्ति या उसके किसी भाग का कोई पट्टा विधिमान्य नहीं होगा। तो ये बताया गया है 2 प्रकार पट्टे का प्रकार, कि इसमें ये भूमि मान्य होगा, ये पट्टा, और इसके अलावा कोई भी पट्टा मान्य नहीं होगा, तो ये छोड़ दीजिए, ठीक है। ये दोनों उतना कोई खास नहीं है, चलिए वहीं तक मेन था कि ट्रांसफ़र वाला। और इसके बाद है यहाँ से देखिए ये दोनों, कि किसी मुंडारी खुट कट्टीदारी अभिवृत्ति या उसके किसी भाग का पूर्वगामी उपधाराओं में यथोपंथित से अन्यथा की गई किसी संविदा, मतलब इस धारा में पहले जो बोला गया है, जैसे मुकर्रर एक पट्टा था, वो सब पट्टा के अलावा कोई और संविदा या करार किया गया है, कोई भी अंतरण विधि मान्य नहीं होगा और ना ही ऐसा कोई संविदा या करार रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। इसके बाद है 7वां, कि पूर्ववर्ती उपधाराओं की किसी बात से किसी विक्रय पर उपधारा 1 के परंतुक में यथा घोषित के सिवाय छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1903 के प्रारंभ के पूर्व किए गए किसी विक्रय या बंधक या पट्टे पर प्रभाव नहीं डालेगा। सिंपल है कि 1903 से पहले अगर कोई विक्रय हो गया हो, कोई बंधक हो, कोई पट्टा दिया गया, तो उस पर ये अधिनियम प्रभाव नहीं डालेगा। इसके अलावा 3 के बाद की जो भी मामले होंगे वो इससे प्रभावित होंगे और इस अधिनियम के अधीन जो यथोचित होगा उसे ही किया जाएगा। यहाँ पर इतना ही है। 241 में क्या गया कि कतिपय प्रयोजनों के लिए अंतरण की, कुछ ऐसा प्रयोजन बताया गया जिसके लिए कि भूमि का अंतरण किया जा सकता है। वे कौन कौन से होंगे, तो देखिए कि 240 में भूमि के अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, जैसे अभी जो बोला रहा था कि अंतरण नहीं होगा, किस कंडीशन में क्या क्या हो सकता है, तो वो सब बोल रहा है कि किसी बात के होने पर भी कोई मुंडारी खुट कट्टीदार अपने भूस्वामी की सहमति के बिना अपनी काश्तकारी या उसके किसी भाग में समाविष्ट किसी भूमि को ऐसी समुचित और पर्याप्त प्रयोजन में अंतरित कर सकेगा जो उस काश्तकारी भूधृति या संपदा की भलाई से हो जिसमें समाविष्ट हो, कि जैसे
भूमि का किसी खैराती, धार्मिक, शैक्षणिक प्रयोजन अथवा विनिर्माण या सिंचाई प्रयोजन से किसी प्रयोजन निर्माण भूमि के रूप में अथवा ऐसे कृषि प्रयोजन प्रयुक्त अपेक्षित भूमि के लिए उपयोग किया जाना है, परंतु अंतरण रजिस्ट्रीकृत विलेख द्वारा किया जाएगा और इसके पहले विलेख रजिस्ट्रीकृत अंतरण के उपायुक्त के लिए लिखित सहमति ली जाएगी। तो इसमें जो बातें की गई हैं कि उपर्युक्त कोई भी बात हो, इससे पहले ट्रांसफ़र का जितना भी बाउंडेशन था वो सब कार्यशील नहीं होगा जब वो अपनी भूमि का, ठीक है, भूस्वामी की सहमति के बिना भी किसी खैराती, मतलब NGO टाइप्स कि भाई जो कि लोगों की भलाई के लिए काम करे, कोई धार्मिक कार्य के लिए, कोई शैक्षणिक प्रयोजन के लिए अगर यूज़ किया जा रहा है, सिंचाई वगैरह के लिए प्रयोजन के लिए लाया जा रहा है, तो मुंडारी खुटकटीदार जो भूधृति है उसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है। क्लियर है? लेकिन इसमें क्या होगा कि उपायुक्त के पूर्व सहमति ली जाएगी। उपायुक्त अगर पहले सहमति लेना पड़ेगा उपायुक्त से, उसके बाद आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सिंपल याद रखिएगा, NGO टाइप से कोई भी जो काम कर रहा है उसके लिए, कोई धार्मिक कार्य के लिए, कोई शैक्षणिक कार्य के लिए या फिर कृषि उन्नति के लिए, इन सब के लिए अंतरण किया जा सकता है। नेक्स्ट इसका देखिए, दूसरा क्या है कि ऐसे अंतरण में सहमति देने के पूर्व उपायुक्त अपना समाधान कर लेगा। मतलब उपायुक्त अपना ये जांच कर लेगा कि भूस्वामी तथा अन्य सहधारियों को अंतरण द्वारा हुई हानि के लिए पर्याप्त प्रतिकर दे दिया गया है। ठीक है, परमिशन लेने का भूस्वामी का जरूरत नहीं है, लेकिन जब वो ऐसा ट्रांसफ़र होगा तो उससे जो उसको नुकसान हो रहा है वो उसे भुगतान कर दिया जाए। बस इसमें इतना ही है। नेक्स्ट है इसका तीसरा जो है उपधारा, उपायुक्त के ऐसे किसी अंतरण में सहमति देने या सहमति देने से इनकार करने की किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील धारा अध्याय 16 में यथा उपबंधित रीति से की जाएगी। धारा 16 में क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, धारा 16 पिछले ही दिन पढ़े थे कि इसमें रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स और तैयार करने का और लगान परिनिर्धारण करने का उसमें कुछ कुछ प्रावधान दिया गया था कि ये सब सारा कैसे तैयार होगा, क्या क्या उसका प्रक्रिया होगा, सारा कुछ कैसे साक्ष्य लिया जाएगा, क्या किया जाएगा, सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग आइए, अब अगर है कि कोई मुंडारी खुटकटीदारी भूमि का अगर विधि के विरुद्ध कब्जा कोई कर लिया है तो उसको बेदखल करके कैसे वापस उस व्यक्ति को कब्जा दिलाया जाएगा। ठीक है, मान के चलिए एक कोई व्यक्ति है मुंडारी खुटकटीदार से खुटकटीदार है, इसका जो भूमि था इसको कोई धोखे से कोई व्यक्ति, ठीक है, ले लिया है जेड, तो इसमें 242 में यही प्रावधान दिया गया है कि उपायुक्त मतलब डीसी साहब कैसे इसको बेदखल करेंगे और ये भूमि को वापस दिलवा देंगे ए को। तो यदि कोई व्यक्ति किसी मुंडारी खुटकटीदारी काश्तकारी या उसके किसी भाग का कब्जा धारा 240 के उपबंधों का उल्लंघन करके प्राप्त कर ले, ठीक है, 240 का कोई उल्लंघन करके कोई व्यक्ति मुंडारी खुटकटीदारी जो भूधृति है उस पर आप कब्जा धारण कर ले, तो उपायुक्त डीसी साहब उसे वहाँ से बेदखल कर सकेगा। और यदि ऐसे कब्जे के पूर्व काश्तकारी इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व किसी विधि के अधीन अंतिम रूप से प्रकाशित अधिकार अभिलेख में मुंडारी खुटकटीदार के रूप में प्रविष्ट हो, ठीक है, मतलब इससे पहले जो भी आपका रिकॉर्ड्स ऑफ सर्वे तैयार किया गया था, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स, उसमें ये मुंडारी खुटकटीदार के रूप में प्रविष्ट हो, तो ऐसी बेदखली के बारे में किसी न्यायालय में कोई वाद नहीं चलेगा, मतलब वो कोई केस नहीं कर सकता है। लेकिन किंतु अध्याय 16 में यथा उपबंधित रीति से अपील की जा सकती है, मतलब उसे लगे कि नहीं ये मुंडारी खुटकटीदारी नहीं है, इसका फिर से जांच होना चाहिए, ठीक है, तो वो कर सकता है, वो अपील करेगा तो फिर वहाँ पे देखा जाएगा कि भैया मुंडारी खुटकटीदार ये भूमि है या नहीं है, बस यही है। ये केस नहीं कर सकता है कि भैया हमको कैसे बेदखल कर देगा, ये वाला आवेदन नहीं होगा। ये आवेदन हो सकता है कि भैया इसका भूमि का जांच कर लो, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट फिर से तैयार किया जाए, ये वाला भूमि मुंडारी खुटकटीदारी का में शामिल नहीं है, ये चीज़ है। लेकिन अगर वो मुंडारी खुटकटीदार का भूमि है तो अगर कोई कब्जा कर लिया है, अवैध कब्जा अगर वो कर लिया है कोई, मतलब नियम के विरुद्ध, ठीक है, अवैध अगर कब्जा कर लिया है तो उपायुक्त को ये पावर होगा कि इसको यहाँ से हटा करके कब्जा इस पर दिलवा दे। और जेड को ये पावर नहीं होगा कि कोई भी फिर उस पर अपील करे,
सिर्फ एक ही अपील कर सकता है कि इसका भूमि का पैमाइश फिर से करवाया जाए, ये मुंडारी खुर्द कट्टीदारी भूमि नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है लगान वृद्धि। किसी की मुंडारी खुर्द कट्टीदारी का लगान वृद्धि कैसे होगा? तो किसी मुंडारी खुर्द कट्टीदारी काश्तकारी का लगान केवल निम्नलिखित दशाओं में ही बढ़ाया जाएगा। पहला, उपायुक्त के आदेश से, कि अगर उपायुक्त आदेश दे दे तो उसका लगान बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, कि यदि उपायुक्त के समक्ष यह दर्शित किया जाए कि लगान वृद्धि की अर्जी के उपास्त के ठीक पहले के 20 वर्षों की कालावधि के भीतर वह काश्तकारी सृजित की गई थी। अगर 20 वर्ष पहले ही वो सृजित की गई है तो उसका लगान की वृद्धि बढ़ाया जा सकता है। दूसरा है क्या चीज़ कि उपधारा 1 के अधीन, मतलब ये वाला जो पार्ट बोला गया है, उपायुक्त के आदेश से किसी ऐसे काश्तकारी का लगान उस रकम तक नहीं बढ़ाया जाएगा जो रकम उस लगान के आधे से अधिक हो जो लगान उस भूमि के लिए देय होता है, यदि वह भूमि में अधिभोगाधिकार रखने वाले ऐसे रैयत द्वारा धारित होती है। इसका मतलब ये है कि कोई भूमि है, ये मुंडारी खुर्द कट्टीदारी भूमि है, ठीक है, इसका लगान अगर कोई अधिभोगी रैयत, कोई भी रैयत, अधिभोगाधिकार रखने वाला कोई रैयत अगर इस भूमि का लगान वो चुका रहा है 1000, तो मुंडारी खुर्द कट्टीदारी अगर ये भूमि है तो जो मुंडा लोग होंगे, मुंडा खुर्द कट्टीदार होंगे, वो इसका भूमि का मतलब अगर 1000 उन लोगों का बढ़ाया जा रहा है तो इन लोग का 500 से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है, मतलब आधा से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। 100, 200, 300, 400 और मैक्सिमम 500 तक ही बढ़ाया जा सकता है। ये चीज़ इस पर कहा गया है। भुइयारी वाला में भी इस प्रकार का कुछ छूट था, आप लोग देख लीजिएगा वो वीडियो। नेक्स्ट है कि धारा 28 से 30, ये आप लोग याद होगा धारा 29, ठीक है, लगान वृद्धि से संबंधित पावर इसी में था धारा 29 में, और 28 से 30 ये सब सारा कुछ तो चल ही रहा था लगान वृद्धि से संबंधित। तो धारा 28 से 30 तक के उपबंध किसी मुंडारी खुर्द कट्टीदारी काश्तकारी के लगान वृद्धि की कार्यवाहियों पर लागू होंगे, यही चीज़ कहा गया है। नेक्स्ट है 244, जहाँ अधिकार अभिलेख, सॉरी अधिकार आ हट गया, जहाँ अधिकार अभिलेख हो वहाँ प्रमाण पत्र प्रक्रिया के अधीन लगान के बकाये की वसूली। इसमें कहा गया कि जब किसी ऐसे मुंडारी खुर्द कट्टीदारी काश्तकारी को के बाबत जिसके लिए अधिनियम के अधीन अथवा इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व किसी विधि के अधीन अधिकार अभिलेख तैयार कर लिया गया है, मतलब इस अधिनियम के पूर्व भी तैयार कर लिया गया था और लगान का बकाया प्रोदित हुआ है, तो बकाये के लिए जो वसूली की जाए, वसूली के लिए वाद किसी न्यायालय में नहीं चल सकता है। अर्थात ये हुआ कि अगर 1900 जैसे कि था ना एक 1869 वाला छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट, अगर उसके तहत भी अगर कोई भूमि को अभिलेख, उसके तहत भूमि का अभिलेख तैयार कर लिया गया है और उसे पता चल रहा है कि बकाया का जो लगान है वो प्रोदित हुआ कि बकाया है, तो बकाये के लिए वसूली के लिए कोई वाद न्यायालय में नहीं चलेगा, ठीक है, उस पर कोई भी वाद केस नहीं होगा। लेकिन भूस्वामी लिखित रूप से उपायुक्त के पास यह आवेदन कर सकेगा कि उसे बिहार उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 के अधीन 12.5% से अधिक या शेष अधिनियम 1880 के अधीन वसूलिये धन की दशा में 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के साथ उसकी वसूली प्राधिकृत करने वाला प्रमाण पत्र हस्तांतरित किया जाए। मतलब वाद नहीं चलेगा, केस नहीं होगा, लेकिन भूस्वामी ऐसा आवेदन दे सकता है और उपायुक्त अगर उचित समझे तो उस पर वो आगे की कार्रवाई कर सकते हैं और ऐसा प्रमाण पत्र दे सकते हैं कि भैया इसको भुगतान कर दो। अब है लास्ट इसका, इस चैप्टर का लास्ट आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। इसके बाद फिर हम लोग अगले चैप्टर में जाएंगे कि स्वत्व के प्रश्न का सिविल न्यायालय में निर्देश। स्वत्व मतलब था कि प्रोप्राइटर कौन है, अगर इस पर अगर कोई वाद विवाद हो जाए कि भाई इसका प्रोप्राइटर कौन है, इस भूमि का प्रोप्राइटर मतलब इसको बनाने वाला कौन है, अगर इस पर कोई विवाद हो जाए तो इसमें बोला गया है कि अगर उपायुक्त को ऐसा लगे, उपायुक्त की राय में कि उपायुक्त को ऐसा लगे कि इसमें सिविल न्यायालय अधिक समुचित व्याख्या कर सकता है, अधिक अच्छा निर्णय दे सकता है, तो उपायुक्त ऐसे प्रश्न की अवधारणा के लिए जिले के प्रधान सिविल न्यायालय को निर्देश कर देगा। मतलब प्रधान सिविल न्यायालय को ये मामला ट्रांसफ़र कर देगा कि भैया आप इसका निर्धारण करिए कि इसका निर्माण, इसका स्वत्वधारी कौन है, इसका प्रोप्राइटर कौन है। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट आज और CNT का लास्ट अध्याय अनुपूरक सप्लीमेंट्री जो प्रोविजंस हैं, अनुपूरक उपबंध, इसको हम लोग देखने वाले हैं।
संयुक्त भूस्वामी मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों, उसके लिए वो बोला गया कि संयुक्त भूस्वामी, संयुक्त का मतलब क्या होगा 2 या 2 से अधिक, और उसको बोला गया कि उन लोग का जो भी होगा वो लोग एक एजेंट का मतलब नियुक्ति कर देंगे और वो उन लोग को बिहार पे काम करेगा। इसमें नहीं बोला गया है। इस बोला गया कतिपय दशाओं में वादों का वर्जन। इसमें है कि कुछ कुछ दशाओं में वाद नहीं किया जाएगा, जैसे कि किन किन, देखिए यहाँ पर वाद का कि अध्याय जो 13, 14, 15, 16 और 18 इनके अधीन जो उपायुक्त या राजस्व पदाधिकारी का जो विनिश्चय होगा उसको आपास्त करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए, मतलब उसको रद्द करने के लिए, चेंज करने के लिए कोई आवेदन नहीं जा सकता है। सिर्फ 2 मतलब ये जो आवेदन कर सकता है सिर्फ 2 आधारों पर होगा और उसके अलावा कोई आधार नहीं है कि इन लोग का जो भी विनिश्चय होगा, मतलब उपायुक्त किसी भी मामले पे इन जितना भी धारा दिया गया है, इन जो अध्याय है सिंपल याद है 13, 14, 15, 16 और 18, इस अध्यायों के अधीन कोई भी वाद पे अगर कोई उपायुक्त या राजस्व पदाधिकारी कोई निर्णय दे दे, कोई विनिश्चय कर दे, तो उन पे आगे वाद नहीं चलेगा। सिर्फ 2 आधारों पर वाद चल सकता है कि ऐसा कपटपूर्ण किया गया था या अधिकारिता ऐसा नहीं था, अधिकारिता के सवाल पर या कपट के सवाल पर। इसके अलावा कोई ऐसा आधार नहीं होगा जिस पर कि आगे मामला ले जाया जा सके। बस इसमें इतना ही कहा गया है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। सरकार द्वारा कार्यवाहियों पर किए जाने वाले खर्च का जमा। ये तो पहले ही बात हो चुका है कि भैया खर्च जानते हैं सरकार भाई जो भी होगा वो क्या करेगा, जो करवा रहा है जिसके लिए हो रहा है। जैसे होता है ना भाई सरकारी अमीन भी होता है, लेकिन उस भाई वहाँ पे भी भाई फीस जमा कराना पड़ता है, तो बस वही है फीस चुकता करने पड़ेगा। तो फीस क्या है, तो हम लोग कई बार देख चुके हैं ये पहले कि जो भी भूस्वामी होंगे, रैयत होंगे, अगर इन दोनों का अपना दोनों का पर्सनल मामला है तो इन दोनों से वसूला जाएगा, और यदि पूरे एरिया में अगर सरकार करवा रहा है तो पूरे सभी से वसूला जाएगा, उस पर भारित किया जाएगा जितना भी खर्च पड़ा है, उस भूमि पर उस वहाँ जो संपदा है, जो भूमि है, उन पर वो भारित कर देगा। ये चीज़ इसी पे है। साक्ष्यों और दस्तावेजों का पेश किया जाना वही है कि अपना अपना साक्ष्य पेश करने के लिए यहाँ पे कहा गया है, और इसमें यही बोला गया है कि इसके अधीन उनके पावर वही होगा। देखिएगा जो उपायुक्त को पावर न्यायालय के समक्ष दिया गया है कि इसमें देखिए कैसे दिया गया है कि इस अधिनियम के अधीन किसी जांच के प्रयोजनार्थ किसी उपायुक्त या राजस्व पदाधिकारी को सम्मन होता है कि सम्मन जारी करता है कि यहाँ पर आओ, हाजिर हो, कि साक्ष्यों को हाजिर कराने और दस्तावेज पर पेश करने के लिए बाध्य करने की शक्ति उसी रीति से होगी जिस रीति से सिविल प्रक्रिया संहिता के अधिनियम 1908 के द्वारा न्यायालय में उपबंधित है। मतलब अगर ये इन सब मामलों में कोई समन जारी कर दे किसी को कि भैया आपको यहाँ पे आके उपस्थित होना है, तो उसका वही पावर होगा जो कोर्ट के द्वारा जारी सम्मन का होता है। क्लियर है। अब यहाँ पे कहा कि अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियम बनाने की शक्ति, तो इसमें वही बोला है कि राज्य सरकार को ये शक्ति होगा कि इस अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना नियम वो बना सकेगी, जो भी बनाना है नियम कि भाई इसका उद्देश्य जिसके लिए बनाया गया उसको पूरा किया जा सके। दूसरा है सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रक्रिया 265 में कि सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रक्रिया लागू करने के संबंध में नियम बनाने की शक्ति। इस संबंध में भी राज्य सरकार नियम बना सकती है प्रक्रिया से संबंधित। ठीक है, यहाँ पे उद्देश्य से पूरा करने के लिए संबंधित था। तो यहाँ पर ये सब है, सिंपल हल्का देखते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नियमों और अधिसूचनाओं का प्रकाशन और प्रभाव वही है कि भाई जो भी नियम या अधिसूचना बनेंगे इसके अंतर्गत उसे प्रकाशन के लिए कहा गया कि प्रकाशित किया जाएगा, लोगों को इसके बारे में बताया जाएगा। अब है क्या चीज़, देय धन की वसूली। लगान वादों में जिसमें लगान बकाया हो, ये सब कि लगान वादों में अधिनिर्णित खर्च और ब्याज उसी प्रकार से वसूलने होंगे मानो वे लगान के बकाये हों। मतलब जो भी मामला आप वहाँ पर आप ले जा रहे हैं और उसके निर्णय में जो भी खर्च आया है वो उसी तरीके से वसूला जाएगा जैसे कि वो लगान बकाया ही है। क्लियर है। धारा 269, एक राजस्व अधिकारी से अन्य राजस्व अधिकारियों के पास मामलों का अंतरण, मतलब एक से ट्रांसफर करके दूसरा, जैसे राजस्व पदाधिकारी किसी समय इस अधिनियम के अधीन लंबित किसी वाद, आवेदन या कार्यवाही के इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले किसी राजस्व पदाधिकारी से संचिका से, मतलब कोई एक राजस्व अधिकारी के पास है, इसके पास है, कार्य करने वाले अन्य ऐसे राजस्व अधिकारी संचिका से अंतित कर सकेगा ऐसे वाद, आवेदन या कार्यवाही का ग्रहण और विनिश्चय करने के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत हो। मतलब एक सीनियर ऑफिसर हैं, वो इसके पास पहले मामला था, वो देख रहे हैं कि ये ठीक से नहीं कर पा रहा है तो मामला इससे लेकर के इसको दे देंगे, बस इतना ही कहा गया है, कोई दूसरे राजस्व अधिकारी को दे दिया जाएगा।
इसके बाद है धारा 270 उपायुक्तों और उप कलेक्टरों पर नियंत्रण। इस देखिए अब उपायुक्त को चूँकि इसमें केंद्र पर रखा गया है, सारा पावर दिया गया है, तो भाई इनके अधीन उप कलेक्टर भी तो काम कर रहे हैं ये तो, लेकिन ये दोनों जो मुख्य रूप से इसमें मेन रोल अदा कर रहे हैं और जो पूरे CNT का जो हीरो है वो है उपायुक्त, तो इन दोनों पर भी तो नियंत्रण रखना चाहिए, नहीं तो ये हो जाए कि भाई फिर मनमाना करने लगेंगे ना। तो इसके लिए इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के पालन और शक्तियों के प्रयोग में उपायुक्त, आयुक्त तथा बोर्ड के साधारण, मतलब उपायुक्त से सीनियर होते हैं आयुक्त, कमिश्नर, ये है डिप्टी कमिश्नर और ये है कमिश्नर। तो जो डिप्टी कमिश्नर है वो कमिश्नर या तथा बोर्ड के साधारण निर्देशों और नियंत्रण के अधीन रहेंगे, और उपायुक्त के कृत्यों का निर्वहन करने वाले उप कलेक्टर भी उपायुक्त के निर्देश के अधीन रहेंगे। मतलब देखिएगा, ये हो गए उप कलेक्टर, इससे सीनियर हैं कलेक्टर साहब, ठीक है, कलेक्टर साहब से सीनियर हैं, सॉरी डिप्टी कमिश्नर, और कमिश्नर साहब से, डिप्टी कमिश्नर से सीनियर हैं कमिश्नर मतलब आयुक्त, और आयुक्त से भी ऊपर में आ जाएगा बोर्ड, क्योंकि इसमें मेंबर रहेंगे 5, 10, 3 जो भी जैसा भी हो, तो वो उससे भी हो जाएंगे। तो यही कहा गया है कि जो उपायुक्त होंगे DC साहब होंगे, ठीक है, ये होंगे इनके, इन दोनों के सामान्य निर्देशों के और नियंत्रण के अधीन, क्योंकि कंट्रोल करना तो जरूरी था ना, क्योंकि DC साहब इस पूरे CNT के मेन हीरो हैं, सारा पावर इन्हीं को दिया गया है। क्लियर है। लास्ट है 271 विशेष अधिनियमितों का व्यतिकरण, मतलब ये व्यतिकरण मतलब सेविंग, क्या क्या सेव रहेगा, निरस्त नहीं होगा। तो इसमें कहा क्या है कि किसी विधि द्वारा यथा परिभाषित बंदोबस्त पदाधिकारी की शक्तियों और कर्तव्य जो इस अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से निश्चित ना हो, वो सब सभी सेव रहेंगे। जिन बंदोबस्त पदाधिकारी जो हैं उनका जो भी पावर इसमें जो निश्चित नहीं किया गया वो सब सभी सेव रहेंगे, मतलब उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और दूसरा कहा गया है कि जो भी स्थानीय विधि हैं जिसको कि इस अधिनियम के द्वारा निश्चित नहीं किया गया हो, वे भी प्रभावित नहीं होंगे, मतलब वे भी सेव रहेंगे। तो ये हो गया धारा 71। हम लोगों ने देख लिया कि भाई CNT, जिसमें कि कुल अध्याय 19, कुल धारा, ठीक है, धारा हो गया 271 और अनुसूची 2 क और ख A B जो भी कर लीजिए आप। तो ये सारा कुछ हम लोगों ने देख लिया। उम्मीद है आप लोग का जो GPSC में जो कि 12 तारीख को, आगामी 12 सितंबर को प्रस्तावित है कि 12 तारीख को परीक्षा हो जाए 12 सितंबर को, तो इसमें जो आपका जो प्रश्न आएगा CNT से 5 प्रश्न आने वाले हैं, मतलब 10 नंबर का, ठीक है, 5 प्रश्न 10 नंबर का। ये उम्मीद है कि जितना पढ़ाया गया है इसमें आपका श्योर तौर पर 5 आ जाए, लेकिन 4 तो कंफर्म है कि आ ही जाएगा, चिंता मत करिए। और आराम से सारा वीडियो देख करके उसे आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। एक बार नहीं समझ में आता तो दूसरा बार भी देखिए और इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि ये 10 नंबर जो अन्य लड़के ये 10 नंबर छोड़ देंगे, वो अगर आप हासिल कर लेते हैं तो यहीं पर ये आपका गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो इसे हल्के में ना लें और बिल्कुल अच्छे से और शांतिपूर्वक धैर्य से पढ़ें।